बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि फाइनेंस ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं। दो तरीके हैं, या तो आप लोन ले लें या तो आप शेयर इशू करें। अच्छा, फिर हमें एक बात समझ आई थी, हमने बड़ा बेसिक से उसको शुरू किया था कि भाई शेयर इशू करने का मतलब ये है कि आप अपने शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे, फाइनेंस मिलेगा। अच्छा, जो पैसे मिलेंगे तो सामने वाला बंदा एक नया ओनर बनेगा कंपनी का, ऐसा ही है, जिससे आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, यानी आपकी ओनरशिप कम हो जाती है। अगर आप अकेले मालिक है तो आपके अलावा कोई और शेयर होल्डर नहीं होगा। अगर आप एक से ज्यादा मालिक है तो जाहिर सी बात है आप अकेले शेयर होल्डर नहीं है, तो आपकी ओनरशिप भी स्प्लिट हो जाएगी। हमने कल की क्लास में देखा था कि जो हमारी ओनरशिप थी वो टेक्निकली दो लोगों में स्प्लिट हुई थी, ऐसा ही है। 80 और 20 ऐसा ही था। और फिर मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसके अंदर मैंने और फर्दर इक्विटी इशू की थी, याद आ रहा होगा आपको। अच्छा जी, अब उसी चीज को कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। कल क्विज हो गया था सबसे, इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा भाई, यहां पे हमने खत्म किया था कल, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सर आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था वो क्या हो गया था, जीरो हो गया था। कुछ इस तरीके से सीन चल रहा था। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब अपने पास अब हेडिंग डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर प्रीमियम। अब उसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम। इजी था, ओके जी, अच्छी बात है, आपको इजी लगा। अच्छा भाई, अब एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर प्रीमियम, क्योंकि वो एक एक करके इसमें ऐड होते रहेंगे। अच्छा भाई, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कंपनी ने एज ऑफ नाउ कितना शेयर कैपिटल इशू किया है, शेयर कैपिटल 1 पॉइंट। अच्छा, क्या इस बात को मानते हो कि अगर मैं ये कहूं कि इसमें से एक शेयर 10 रुपए का था, एक शेयर। अच्छा, आज बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि हम पूरी फाइनेंसिंग को कनेक्ट करेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं आज अभी इस क्लास में 1,750,000 ये है सर हमारा शेयर कैपिटल की अमाउंट, इसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से, जिसको मैं कहता था पार वैल्यू, तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स 1,75,000। ऐसा ही है, यानी इतने शेयर अब तक इश्यू हुए हैं। मेरे पास गुंजाइश कितनी थी, 8 लाख शेयर्स की। मैंने अब तक इशू किए 175,000, तो क्या मैं विद इन लिमिट्स हूँ? यस सर, विद इन लिमिट्स है। अच्छा भाई, अब हुआ ये कि इस साल, ये बहुत टेक्निकल इसलिए कह रहा हूँ, सुकून से समझना, हुआ ये कि इस साल जो कि हमारा ईयर अब चल रहा है 2024, एक और इवेंट हुआ। उस इवेंट के अंदर हमने ये कहा कि भाई हमने तो वैसे ही जैसे हम आज तक परचेज करते हैं, इन्वेंट्री हुई डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। हमने कहा सर ये हो गया 2.5 लाख रुपए से। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि यही इन्वेंट्री उठा के मैंने 6 लाख रुपए की आगे बेच दी, तो मैंने कहा कि सर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 6 लाख रुपए से, सही जी, कैश आ गया हमारे पास कोई सर, और आ गया हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 50,000 रुपए का। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि भाई हमने ये जो 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेची है, ये पूरी 2.5 लाख नहीं बेची थी, इसमें से कुछ रह गया। हम वर्किंग कैपिटल भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि भूले नहीं।
तो हमने कहा कि भाई COGS आपकी हो गई डेबिट और इन्वेंट्री आपका हो गया क्रेडिट 170 से। तो दैट मीन्स कि सर आपके पास आपकी बैलेंस शीट में कोई ना कोई इन्वेंट्री रह गई। आपके सामने ये बात समझ आ रही होगी देख के कि खरीदी ज्यादा है और बेची बेची कम है, तो मतलब एक्सपेंस कम हुआ है और मेरा पैसों वाला खर्चा ज्यादा है। तो सर अगर मैं यहाँ पे एक इन्वेंट्री का अकाउंट भी खोलूं तो 2.5 लाख में से अगर 170 की चीज बेच दी तो 80,000 हमारे पास बच गए। और यहाँ पे कितने बचे? 50,000 रुपए। ये कुछ अब तक हुआ है बिजनेस के अंदर। अच्छा भाई, हमने कहा कि सर आए P&L बनाते हैं। सेल्स हमारी कितनी? 6 लाख रुपए। ओके जी भाई, सेल्स आ गई हमारी 6 लाख रुपए। COGS 170, ये आ गया सर 430। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बट आपको बखूबी पता है कि ये जो सेल है ये पूरी सेल के पैसे नहीं आए, और ये जो इन्वेंट्री का COGS है इसमें पूरी इन्वेंट्री नहीं बिकी है। ये तो हमें वैसे ही पता है क्योंकि लॉजिकली साउंड है। यहाँ तक तो मामला सही चल रहा था, ये भी मुझे पता है, कैश फ्लो भी अब तक बन जाएगा। पर अगर आप मुझे यहीं भी बताएं देख के, आपके पास ऑपरेशंस से कैश आया इतना और गया इतना, तो अगर मैं इन दोनों का नेट करूं तो आ गया 3 लाख रुपए। सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस साल ऑपरेशंस का कैश है वो ये है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड तो यही एक्टिविटी हुई है ना। ये तो हमने एंट्री वाइज समझा है, इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कहा भाई ये तो चल रहा था, कंपनी के मालिकान ने ये सोचा कि यार बिजनेस ग्रो हो रहा है, अब तो मजे ही मजे हैं, तो हर साल हम कमाए जा रहे हैं और कुछ हम जमा भी किए जा रहे हैं। कहाँ पे जमा कर रहे थे? वेरी गुड, रिटेन अर्निंग के अंदर। तो सर आप मुझे खाली इतना बताया ना, एक बेवकूफाना सवाल है मेरा कि आप शेयर कैपिटल में क्यों नहीं डाल देते इसको? क्योंकि सर वो लगाए हुए पैसे हैं और ये कमाए हुए पैसे हैं। लगाए हुए पैसे कभी भी कमाए हुए पैसे में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट अलग रखने का, ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे कि कितने पैसे लगाएं कितने पैसे। अच्छा, ये फॉर द ईयर की कमाई है आज तक की? वेरी गुड, आज तक की। फॉर द ईयर देखना तो कहाँ जाऊंगा? P&L में। बेहतरीन हो गया सर, ये भी बात समझ आती है। अच्छा भाई, अब हुआ ये कि हमने ये भाई आए खुशी खुशी, इन्होंने कहा कि भाई मुझे भी इस कंपनी का ओनर बनना है। अच्छा भाई, अब हम कह रहे हैं कि यार ओनर क्यों बनना है कंपनी का? वो बोल रहा है यार तुम्हारी कंपनी तो माशाल्लाह मतलब कमाई जा रही है, अब मुझे हिस्सा चाहिए कंपनी में। हम बोलेंगे भाई मेरी बात सुन, तुझे कंपनी में हिस्सा चाहिए, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं हो। ये बोलेगा मैं देख के आया हूँ कि तुम्हारे पास ऑथराइज कैपिटल कितना है, तुम्हारे पास अभी भी गुंजाइश है। मैंने कहा भाई मैं मानता हूँ मेरे पास गुंजाइश है, कोई मैं फटा ही नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं शेयर इशू करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। पैसे कितने लाए हो, कितने के हिसाब से मुझे पैसे दोगे? इसने बोला सिंपल सी बात है, बहुत सुकून से समझना इस बात को। इसने बोला कि भाई आपकी कंपनी की जो बेसिक वैल्यू है वो ₹10 है, सही है जी। तो आप मुझे शेयर इशू कर दें, सही है जी, 20,000 शेयर। मैं आपसे 20,000 शेयर खरीदने आया हूं, सही है जी। आप मुझे 10 रुपए के हिसाब से इशू करते हैं। हमने उसके मुंह पे हाथ मार के बोला निकल यहाँ से। हमने बोला भाई क्यों ये बोल रहा है, बदतमीजी कर रहे हो तुम, क्यों निकल यहाँ से? तो तुम्हारी कंपनी का मालिक बनने आ रहा हूँ, तुम्हें फाइनेंस दे रहा हूँ। हम बोले हमें फाइनेंस चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए था मिल चुका, अभी हम कैश रिच कंपनी है, हम अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। इसने बोला चलो फिर कोई बात कर लेते हैं ना। तो बोला यार तुम मना क्यों कर रहे हो 10 रुपए? मैं बोलूंगा मेरी कंपनी का नाम बन गया, अब मेरी कंपनी का नाम बन गया। तो ये क्या, ये कह रहा है कि भाई अब चाहता क्या है, ये तो बता दे कि कंपनी का नाम बन गया है तो तुम चाहते क्या हो? मैं बोलूंगा भाई मैं तुमसे अब प्रीमियम चार्ज करूंगा, मैं तुमसे अब प्रीमियम चार्ज करूंगा। ये कह रहा है यार मुझे नहीं बात समझ आ रही, तुम कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हो? तुम कंपनी खोलते 10 के हिसाब से हो, तुम कंपनी खोलते 10 के हिसाब से हो, तुम मुझे कह रहे हो कि भाई तुम आज। मैंने बोला भाई अगर तुम्हें इतनी मस्ती थी तो तुम रिस्क लेते ना मेरे साथ उस वक्त, जब मैंने कंपनी बनाई थी, जब कोई बिजनेस नहीं था। मैंने 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की, मैंने रिस्क लिया, मैंने मेहनत की और मैंने इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। अब तुम आके बोलते हो मुझे मावा खाना है। मैंने कहा ऐसा कोई अलाउड नहीं है। आप सिंपल एक काम करें, आप मुझे पैसे देंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी ज्यादा।
इसने बोला मार्केट वैल्यू के हिसाब से। मैंने कहा आप जाएं मार्केट में, आप देखें कि कोई और बंदा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कितने देने को तैयार है। उसको हम कहते हैं पार वैल्यू के अबव प्रीमियम, बेसिक वैल्यू के अबव प्रीमियम। ये एक बेसिक प्रीमियम को कॉन्सेप्ट है। मैं पहले क्यों नहीं प्रीमियम चार्ज कर सकता? तो जो पहले भी तो 2 शेयर होल्डर लेके आया, और क्यों नहीं किया था प्रीमियम? कंपनी का नाम नहीं बनाता। तो क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे जैसे कंपनी डेवलप होती है, कंपनी का नाम ग्रो होता है, और जैसे जैसे कंपनी का नाम ग्रो होता है तो वो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। तो जैसे उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती है तो फिर आई एम इन अ पोजीशन कि मैं क्या डिमांड करूं? प्रीमियम। तो अब मैं क्या इसको 10 रुपए के हिसाब से दूंगा शेयर, या ज्यादा पे? वेरी गुड। अच्छा, इसने कहा कि भाई चलो सही है, लिख लेते हैं एक जगह के ऊपर। हमने कहा कि भाई ये मिस्टर अल्ताफ हैं, सही है जी। हमने इनको सर्टिफिकेट इशू करना है। हमने लिखा मिस्टर अल्ताफ इज द ओनर ऑफ कितने शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, हमने जैसे ही इसको ये पर्चा पकड़ाया सर्टिफिकेट का, इसने बोला भाई ये क्या ज्यादती है, लिख के तुम दे रहे हो 10 रुपए ईच। मैंने कहा हाँ तो 10 रुपए ईच। अब ये कहानी सुना रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ आए। बोला पहले तुम ये बताओ तुम पैसे कितने ले रहे हो मुझसे। भाई मैंने कहा मैं आपसे पैसे लूंगा 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से। मैं प्रीमियम कितना ले रहा हूँ उससे? पक्की बात है। अच्छा, पावर वैल्यू के ऊपर जो भी है वो क्या है? प्रीमियम है। मैंने उसने कहा कि अच्छा मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं पी के आया हूँ या तुम पी के आए हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे पैसे ले रहे हो किसके हिसाब से? 25 के हिसाब से। तुम मुझे शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के दे रहे हो कि मेरा हिस्सा कितना है? 10 रुपए का। तो मैंने कहा बेटा ये दुनिया का उसूल है। कल को जब मैं डिविडेंड बांटूंगा, ये बहुत टेक्निकल बात है, सुकून से समझना, नहीं समझ आते तो रिपीट करवाना। कल को जब मैं कोई डिविडेंड अनाउंस करूंगा, यानी तुम्हें इस पे कोई रिटर्न दूंगा, तो मैं तुम्हारे 25 रुपए इन्वेस्ट किए गए पे नहीं दूंगा, 10 रुपए पे दूंगा, क्योंकि मेरा हिस्सा भी इस कंपनी में 10 रुपए के हिसाब से है। तो तुम्हें भी हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा? 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। उसने बोला यार मेरे को ये तुम्हारी कहानी नहीं समझ आ रही है, मुझे एक्सप्लेन करो। मैंने कहा भाई बैठो, शेयर वेयर लगाई मैंने कहा रोजा चाय तो मंगा नहीं सकता, खाली आप बात सुन ले मेरी। मैंने सिंपल एक बात कही, मैंने कहा भाई आज आप मुझे देंगे 25 रुपए के हिसाब से, मेरी जेब में पैसे किस हिसाब से आएंगे? 25 रुपए के हिसाब से। बट मैं आपको कंपनी में हिस्सेदार बनाऊंगा किस हिसाब से? 10 के हिसाब से। अच्छा, जब मैं कंपनी में उसको हिस्सेदार बनाऊंगा 10 के हिसाब से, तो वो मुझसे पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों है? मैं ये सिंपल बात बोलूंगा कि मैं और पिछले मेरे साथ 2 शेयर होल्डर इस कंपनी के मालिक हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो सबको जो रिटर्न मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? यानी एज इफ कि आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि अगर मैंने आपको 25 रुपए के हिसाब से इस कंपनी का मालिक बनाया तो आपको रिटर्न मिल जाएगा ज्यादा। जबकि इक्वेलिटी होनी चाहिए, जबकि इक्वेलिटी होनी चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं, अगर लेट्स से मैं ये कहूं इस कंपनी के अब ये मालिक हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे, 25,000 शेयर्स थे, सही है जी। और अभी कितने इशू किए? 20,000। अच्छा, इन सबका टोटल करेंगे आप प्लीज? 195,000। अच्छा, अब 1 लाख को 195 से डिवाइड कराओ जल्दी। 1 लाख को 195 से 0.59। अच्छा, हमने कहा 51.28%, यही है। इसका बताओ 50,000 को डिवाइड करा के 195 से। जल्दी से 50,000 डिवाइड बाय 195, 25%। और ये 25,000 को डिवाइड कराओ 12.8%। और ये 10.25%। अच्छा, अब प्लीज फोकस होके तो देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि अब इस कंपनी के इसको मिला के कितने मालिक हो गए? 4 मालिक हो गए, जिसमें से मेजर शेयर होल्डर ये है।
मेजर शेयर होल्डर ये। अच्छा, अब लेट से मैं आपसे सिर्फ एक अजम्पशन वाली बात कह रहा हूँ ताकि समझ आए ना। अकाउंटिंग नहीं सिखाई अभी, अभी तो मैं मैकेनिक्स सिखा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। मैंने ये कहा कि मैं पैसे किस हिसाब से लूंगा, इससे 25 के हिसाब से। कंपनी में हिस्सा कितना दूंगा, 10 के हिसाब से। अच्छा, अगर मुझे, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है और आपको बिजनेस नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर मुझे किसी कंपनी में किसी कंपनी के ओनर को डिविडेंड देना है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वैसे क्या होती थी ड्राइंग, वैसे क्या होती थी कंपनी के केस में, आप पैसे ड्राइंग के नाम पे नहीं निकालते, डिविडेंड के नाम पे निकालते हो कि भाई हमने जो कमाया उसमें से बंटवारा हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछता हूँ, बच्चों की एक बेवकूफी होती है, बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, डिविडेंड की किसके ऊपर लगाते हैं, प्रॉफिट के ऊपर, कि इतना कमाया इतना डिविडेंड। नहीं, डिविडेंड मिलता है कमाई के ऊपर या पैसे लगाए गए के ऊपर, पैसे लगाए गए के ऊपर। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो एग्जाम में ये बेवकूफी नहीं करना, उसके लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। भाई लेट से मैंने इस साल कितने कमाए, 430, कितने कमाए, 430 कमाए। बच्चे पता है बेवकूफी क्या करते हैं, वो नीचे लिख के देता है कंपनी अनाउंस डिविडेंड ऑफ 10%। तो कम बच्चे क्या करते हैं, 430 पे 10% लगाते हैं, ये 43,000 हो गया, ये डिविडेंड है। भाई दिस इज नॉट डिविडेंड। आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए प्रॉफिट पे मिलना चाहिए, लगाए गए पैसे पे। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है ना कि जितने पैसे लगाओगे उस पे रिटर्न मिलेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने पैसे लगाओगे उस पे रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर इसमें 20,000 वाले शेयर होल्डर को भूल जाऊं, इस 20,000 वाले शेयर होल्डर को भूल जाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास ये शेयर कैपिटल है। इस कंपनी में भी कितने ओनर्स थे पहले, 3, 1 लाख वाला, 50,000 वाला, 25 वाला। मुझे अगर रिटर्न देना है ना तो मैं 10% इस पे लगाऊंगा, शेयर कैपिटल पे। और 10% लगाया तो कितना आ गया, तो मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूंगा कि भाई तुमने जो पैसे लगाए थे उसके ऊपर तुम्हारा 10% रिटर्न ये है। अब देखो, दो चीजें मैं अलग कर रहा हूं ताकि समझ आए। देखो, डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट्स में से, पर डिविडेंड प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता। ये नहीं है, ये बात समझ वापस से सुनो। डिविडेंड जो है दिया जाता किससे, पर प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता। इस बात समझें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ आए। देखो ये तो आगे कॉन्सेप्ट है ना, 1-1.5 पेज का सवाल होगा, उसमें क्या दिमाग खोरी करोगे, पहले लॉजिकली समझ लो। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कहा मैंने, डिविडेंड दिया जाता प्रॉफिट्स में से है, पर प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता। अब एग्जाम्पल है, अगर आप इन्वेस्टर है किसी कंपनी के, मैंने जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो मैं प्रॉफिट पे रिटर्न थोड़ी ना मांगूंगा, मैं बोलूंगा मैंने जितने पैसे लगाए उस पर मुझे रिटर्न दो। यानी अगर मैंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए तो मैं बोलूंगा मैंने जो पैसे लगाए उस पर मुझे रिटर्न चाहिए। पर वो जो रिटर्न देगा वो प्रॉफिट को देख के देगा। ऐसा तो नहीं है उसने 50 रुपए कमाए तो 60 रुपए बांटेगा। बात समझ आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट को देख के दिया जाता है, बट प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता। डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड किस पे मिलता है, इन्वेस्टेड अमाउंट पे। और वो कौन सी अमाउंट होती है। अच्छा बात सुनो, कोई तुमसे पूछे रिटेन अर्निंग पे क्यों नहीं लगाई परसेंटेज, सही है, तो कमाई है आज तक की। अगर आपको देखो, खुद मुझे बात बताओ ना, अगर किसी कंपनी को रिटर्न देना है तो वो लोगों को ये कहेगी ना आपने जितने पैसे लगाए हुए थे उस पे आपका रिटर्न ये है। इसकी बेसिक एग्जांपल, आप किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट किस पे लेते हैं, लोन पे या उसके प्रॉफिट पे, लोन पे ना। तो ये टेक्निकली फाइनेंसिंग ही दी है ना आपने, पर क्या लोन की मद में दी है, इक्विटी की मद में, इक्विटी के मद में, तो रिटर्न भी इसमें मिलेगा। पहले बताओ बेसिकली ये प्योर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। हर दफा फिक्स नहीं होगा ना मेरी जान, हर दफा पे कंपनी देखती है कि यार मैंने कमाया कितना, हो सकता है किसी साल डिविडेंड नहीं ना हो। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपनी कहती है कि हम अपने पास कैश कंपनी से निकालने के बजाय कंपनी में ही रखते हैं ताकि उसको बिजनेस में लगाएं। फिर कंपनी बनती जाती है आहिस्ता आहिस्ता कैश रिच कंपनी। जब इतना पैसा आता है ना उसके पास कि उसके सारे प्लान्स भी पूरे हो जाए, तब वो अपने पैसे घर ले जाती है, क्योंकि है तो शेयर होल्डर की कंपनी ना। अब वो पैसा मेरे गुल्लक में रहे या मैं अपने घर ले जाऊं, बात एक ही है। क्लियर है। तो देयर आर टू वेज, या तो आप कंपनी में ही पैसा रखो, वो भी किसके हैं, शेयर होल्डर के, या तो घर ले जाओ, घूमने घूमने जाना तो पैसा निकाल लो, किस नाम पे निकालोगे,
डिविडेंड के नाम पे। पर दोनों केसेस के अंदर मैं तो सिर्फ ये सिखाने आया हूं कि डिविडेंड मिलेगा किस पे, प्रॉफिट पे, रिटेन अर्निंग पे, या इन्वेस्टेड अमाउंट पे। अच्छा, इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होती है? शेयर कैपिटल, जितने पैसे लगाए। क्लियर है? पक्का जारी, सबको क्लियर है जी? हाँ, अब ये 175 कंपनी की जेब से टोटल लिया है, ये 175 कंपनी की जेब से। अब इसके कितने हिस्से बनेंगे? 3। पर आप कंपनी बन के सोचे ना, आपकी जेब से तो 175 गया ना। अब हर चौरंगी अपने अपने हिसाब से पैसे ले लेगा। अगर लेट से किसी बंदे की ओनरशिप 55,000 रुपए, वो 55% है, तो उसके बैंक अकाउंट में कितने गिरेंगे? इसका 55%। किसी बंदे की ओनरशिप 20% है, तो उसके अकाउंट में 20% फेंक देंगे और बकाया तीसरे बंदे के अकाउंट में। पर आप बंदों का सोच रहे हैं, कंपनी का, आप कंपनी की अकाउंटिंग देखें कि अच्छा, देखो नाजायज बात भी नहीं है कि हर किसी को रिटर्न कितना मिला? 10%। किस पे मिला? और शेयर कैपिटल में पैसे कितने के हिसाब से हैं? 10 के हिसाब से। शेयर कैपिटल में पैसे किस हिसाब से हैं? क्या ये बात मानते हो इस 175 यानी 1.75 मिलियन में 175,000 शेयर्स है? 170। मैंने जो डिविडेंड दिया है वो नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं दिया, अमाउंट पे दिया है। यानी जब भी रिटर्न देते हैं वो अमाउंट पे देते हैं। जब भी रिटर्न देते हैं कि कितने पैसे लगाए थे, पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्का जी? बिल्कुल। तो अब तक जितने लोगों ने पैसे लगाए थे वो सारे कहाँ जमा किए थे? मैंने शेयर कैपिटल में। क्लियर है? तो मैंने उसी पे तो रिटर्न दिया है। पर अब एक नई चीज आई है, प्रीमियम। उसका क्या करना है वो अभी सिखाता हूँ। नहीं, अभी तो मैंने बताया 10% फिक्स नहीं होता। कंपनी क्या करती है? पहले देखती है प्रॉफिट कि कमाया कितना, सही है, फिर देखती है कि मैं कितना रिटर्न दूं कि वो इसके अंडर अंडर है। पर रिटर्न देना किस पे? शेयर कैपिटल के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट पे रिटर्न देता हूं, मैं प्रॉफिट को देख के रिटर्न देता हूं। पर रिटर्न किस पे देता हूं? शेयर कैपिटल पे, क्योंकि यही वो पैसे हैं जो लगाए मैं लोगों के, तो इसी पे रिटर्न दूंगा ना। अब इसके कितने हिस्से बन जाएंगे? 3, क्योंकि अब तक चौथा शेयर होल्डर आया नहीं है जी। कोई सवाल था? 10%? अच्छा जी सुने, एक मिनट पहले सुन लो इधर। अच्छा, सवाल अच्छा है कि सर ओपनिंग 10% किस पे लगेगा? देखो लॉजिकल सी बात है, अगर मैं जनवरी 1 पे मौजूद हूँ तो साल का शुरू है। अगर मैंने फरवरी में डिविडेंड दिया, फेब में, तो आपको लगता है कि नया शेयर होल्डर आया था या नहीं आया था? नहीं आया था। तो अगर नया शेयर होल्डर नहीं आया था तो फिर इस रिटर्न के हकदार कौन है? पुराने वाले शेयर होल्डर्स, तो उनको मिलेगा। अब लेट से जुलाई में नया शेयर होल्डर आ गया, तो अब कंपनी के मालिक 3 हुए, 4 हो गए। अच्छा, फिर अगर मैंने अक्टूबर में डिविडेंड दिया तो अब कितनों को मिलेगा? 4 को। अब 3 को क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी के मालिक अब कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिविडेंड हर उस बंदे को मिलता है जो डिविडेंड अनाउंस होने से पहले कंपनी का मालिक था। सही है? अब लेट से मुझे पता है, खैर ये तो तुम्हें सिखाना भी नहीं चाहिए वैसे अभी फिलहाल इस एज में। मुझे जब पता लगता है ना कि कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है, किसी की प्राइस ऊपर होने वाली है, मैं उसके शेयर खरीद कर रख लेता हूँ। इसको हम कहते हैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इनसाइड इन्फॉर्मेशन। वो कैसे आती है, वो बात की बात आप सीखेंगे जब वो हो जाएंगे। आप सुनो, होता क्या है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे पता है कंपनी की वैल्यू गिर जा रही है, गिर जा रही है। मैं जब सस्ता होता है ना कंपनी का शेयर, मैं तब खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी कि ऊपर जाएगा जो भी है। मैं क्या कर लूंगा? शेयर्स खरीद लूंगा। मुझे पता है या तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी या तो मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो मैं डिविडेंड लेके साइड में पे भेज देता हूँ शेयर्स। क्लियर है जी? डिविडेंड पूरे साल का ही मिलता है ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ शेयर कैपिटल में मिलता है जितने पैसे लगाए मैं। अच्छा, एक चीज, ये सवाल अच्छा है, एक बच्चे ने पूछा क्या, मैंने एक दिन पहले पैसे इन्वेस्ट किए ना, मुझे डिविडेंड पूरा मिलेगा पूरे साल का, क्योंकि मैंने फिर उस कंपनी के पूरे साल तक के प्रीमियम के पैसे भी दिए होंगे, जो कंपनी का नाम है, तो उसमें से कुछ मुझे रिफंड हो रहा होगा टेक्निकली। क्लियर है? अच्छा भाई इधर सुनो प्लीज, फोकस के साथ टॉपिक पे रहते हैं। अच्छा, वलीद कह रहे हैं कि सर ये करना गलत तो नहीं है, तो बेटा मतलब मैं टोपी पहन के करता हूँ ना फुल, नमाज नमाज पढ़ने के बाद माफी भी मांग लेता हूँ बाद में। इधर क्या मतलब है, बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपने बिजनेस देखना होता है ना, फिर ठीक है बोल रहा है, अच्छा चलो ओके इधर
चलें जी भाई, ये मतलब करना नहीं चाहिए, हम जैसा नहीं बनना आप लोगों ने। आप लोगों ने अच्छा इंसान बनना है ना, आप खाली सलाम करेंगे और आपने कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, सही है? क्या कहते हैं? 3 फायदे हों? कौन कौन से? नहीं नहीं, मतलब 3 फायदे कौन से, ये तो पूछ रहा हूँ। तब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक ही फायदा होता है। अच्छा प्लीज देखो जल्दी से, नहीं हो सकता। ये तो देख लो भाई, चलो। अच्छा तो भाई, बैक टू द पॉइंट, इधर देख लो जल्दी से, वापस से प्लीज फोकस रहना है आप लोगों ने, इधर नहीं होना इधर। अच्छा भाई प्लीज मेरी बात समझो, सिखाएंगे आपको जब FAR टू FFR में आएंगे तब सिखाएंगे आपको, वो चीज फॉर्म में सिखाएंगे, पर अभी वो टाइम नहीं है इधर। मैंने ये कहा आपको कि सर पहले बताओ क्या ये क्लैरिटी है कि रिटर्न मिलेगा प्रॉफिट पे? नो। रिटेन अर्निंग पे? इन्वेस्टेड अमाउंट पे? एंड व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट? शेयर कैपिटल। यहां तक क्लैरिटी है तो मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, सही है जी? ओके आगे। मैंने कहा सर पर अभी इस सवाल में आप डिविडेंड को हटाएं, ये सिर्फ समझाने के लिए, सही है जी? लॉजिक समझ आ गई कि प्रॉफिट को देख के डिविडेंड दूंगा, प्रॉफिट पे डिविडेंड नहीं दूंगा, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दूंगा, सही है जी? अच्छा भाई आगे। अब आ गए वापस इन भाई के पास, मिस्टर अल्ताफ नाम है इनका। अब हमने इनको शेयर सर्टिफिकेट दिया कितने पे? 10 के हिसाब से। अब आपको गेम समझ आएगी पूरी कहानी के बाद। ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई मुझे एक बात बताओ, आप मुझे इस कंपनी में आने के लिए पैसे 25 रुपए ले रहे हो और मुझे हिस्सा दे रहे हो किस हिसाब से? मैं इसको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि बेटा अगर मैंने तुम्हें हिस्सा 25 के हिसाब से दिया तो ये मेरे साथ और बाकी शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादती है, क्योंकि हम सबको रिटर्न 10 के हिसाब से मिलेगा, तो तुम्हें भी 10 के हिसाब से मिलेगा। तो ये फिर इसका सवाल क्या है कि तुम मुझसे प्रीमियम क्यों चार्ज करो? मैं कह रहा हूं नाम के, आप मुझे पैसे मेरे नाम के देंगे क्योंकि मैं बेनिफिट पे हूं, ये कंपनी के नाम के पैसे हैं, पर आपको जो हिस्सा मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा? 10 के हिसाब से। तुम खुद भी सोचो, जरा फोकस करो। तुमने एक बिजनेस डेवलप कर लिया, तुमने एक बिजनेस डेवलप कर लिया, तुम किसी से पैसे लेते हो तो क्या वही पैसे लोगे, ज्यादा लोगे? और क्या उसको पे ओनरशिप ज्यादा दोगे या इक्वालिटी पे दोगे अपनी? तो ये भी तो यही कर रहा है कंपनी का कॉन्सेप्ट भी, तो यही है कि भाई आपको हिस्सेदार बनना, तमीज से 10 के हिसाब से बनेंगे। तो कोई आपसे पूछे प्रीमियम की, बोलो प्रीमियम किसके पैसे हैं? नाम के पैसे हैं, पर वो भी कंपनी में लगाए जाए पैसे, वो भी कंपनी में लगाए जाए पैसे। यानी सर देखिए इन टोटलिटी अगर मैं आपसे पूछूं, ये चौथा शेयर होल्डर कंपनी में कितने के हिसाब से पैसे लगा रहा है? 25 के हिसाब से। पर इसको हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा? 10 के हिसाब से, जिसकी अकाउंटिंग अभी मैं सिखाने लगा हूं। यहां तक कोई मसला? आए जी देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इधर फोकस के साथ। मैंने ये कहा कि सर ये बंदा एंट्री, ये कंपनी एंट्री बनाएगी कैश डेबिट। अच्छा मैंने कहा कैश डेबिट हो जाएगा 20,000 इंटू 25, कितना आ गया? 5 लाख रुपए। अच्छा भाई सुनिएगा, मैंने ये कहा कि सर शेयर कैपिटल, मैंने कहा कि भाई ये आ गया। अच्छा ये ऐसे आया कि सर 20,000 इंटू 10। मैंने कहा आपका जो शेयर इन कैपिटल है, अब बात समझो, आपका जो शेयर इन वो 10 के हिसाब से, क्योंकि हम सबका भी। तो ये बोल रहा तुम्हारी एंट्री बैलेंस नहीं होती, नशा करके एंट्री बनाई। बोलूंगा सबर करो, मुझे पता है एक चीज आएगी जिसका नाम है शेयर प्रीमियम। क्या नाम है उसका? शेयर प्रीमियम। मैंने कहा कि भाई ये आ गया शेयर। अच्छा प्रीमियम कितना लिया मैंने उससे? 15 रुपए। देखो कितना आ गया ये, क्या ये बैलेंस हो गई एंट्री? अच्छा कोई इस एंट्री को देख के ये बताया कि क्या मैं कह सकता हूं मैंने कंपनी में आए कितने, हिस्सा कितना दिया? यानी कंपनी के कैपिटल के अंदर शेयर 10 के हिसाब से दिया। हमारा भी किस हिसाब से था? 10 के हिसाब से। इसको भी किस हिसाब से? कोई और आएगा उसको भी, चाहे पैसे हम ज्यादा ही क्यों ना ले लें। तो जो ज्यादा पैसे लिए वो क्या लिया हमने? यानी शेयर्स का प्रीमियम। पर वो भी कमाए हुए पैसे, लगाए हुए? हाँ लगाए हुए। ओनर नहीं लगा, लगाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे कमाए नहीं है ना, ओनर पैसे लेके आया है। एक मिनट रुकिएगा, कौन पैसे लेके आया है? देखो मैं कह रहा हूँ नया ओनर है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, पर दिस इज नॉट माई इनकम। कोई शेयर होल्डर बोले तुम मुझे एक बात बताओ,
मैं लेके निकला 100 रुपया दुकान पर रखूंगा, मैंने 120 रुपये रख दिए, तो क्या मैं कहूंगा 120 रुपये कमाई है या इसमें से 20 कमाई है? या बोलूंगा 120 मैंने लगाए, 120 ही लगाए। तो इस शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से भी देखो, इस कंपनी ने ये कमाया नहीं है, इस कंपनी ने ये किसी शेयर होल्डर से पैसे लगवाए हैं। इसको भी मैं इक्विटी में लेके जाऊंगा, बट रिटेन अर्निंग में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग का मतलब है योर अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? दिस इज नॉट माई अर्निंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन कंपनी, जो कि मैं कर रहा हूँ, ये चौथा शेयर होल्डर। अब देखें इसका मैं हेड कैसे खोलता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। मैंने ये कहा कि भाई आप यहां पे देखें शेयर कैपिटल 1.75 मिलियन में मैं कितने ऐड करूं? 2 लाख रुपए, तो 1950 हो गया, ये आ गया जी। अब हमने एक और हेड खोला, शेयर प्रीमियम, ओपनिंग 0 है, ये कितना आ गया? 3 लाख रुपए। यानी अब इस इक्विटी का स्ट्रक्चर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है। यानी अब ये इक्विटी मुझे ये बता रही है कि कंपनी में आज तक कितने पैसे लगे हैं? 2.25 मिलियन। नहीं यही बात समझ? अच्छा तो सर आप 1.95 क्यों नहीं कह रहे? वो उसका कैपिटल शेयर है, तो क्या मैं ये कहूँ कि लगाए हुए पैसे नहीं है? ये भी लगाए गए पैसे हैं, बट मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने इस कंपनी पे प्रीमियम के नाम पे पैसे लिए, जो कि कितने हैं? 3 लाख रुपए। तो ये अल्टीमेटली ये शो करेगा कि कंपनी में अभी भी पैसे लगाए गए, पर जिसमें से कुछ पैसे किस नाम पे लिए गए थे? प्रीमियम के नाम पे। अगर मैं इसको रिटेन अर्निंग में क्लब कर दूं ना, तो फिर ऐसा लगेगा वो मैंने आज तक बिजनेस करके कमाया, जबकि आई डोंट थिंक सो दैट दिस 3 लाख रुपीज इज अर्न फ्रॉम माय बिजनेस। ये बिजनेस ने नहीं कमाया, ये शेयर होल्डर को लाने पे मिले हैं, जो कि कंपनी के कैपिटल नहीं जाएंगे। किस नाम पे? प्रीमियम के नाम पे जी। सर अगर किसी कंपनी के शेयर की वर्थ देखें तो उसके शेयर प्रीमियम देखें, नहीं ये भी गलत है, वो आगे बताऊंगा। कहानियां चेंज करता रहूंगा ना मैं, अभी तो तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से सही है। किसी कंपनी की, चलो इस बच्चे की एक बात सुन लो, तुम्हारी बात इस हद तक सही है कि किसी कंपनी की वैल्यू देखनी है ना, कि ज्यादा तो नहीं है, तो ऐसी बात है उसकी कंपनी में क्या आ रहा होगा? प्रीमियम। पर इसके अलावा भी चीजें वो आगे सिखाता हूँ। क्लियर है? अभी यहाँ तक देखो, तुम्हारे लिए अब तक यहाँ तक सही है जी। इधर अच्छा भैया मुझे एक बात बताएं, रिटेन अर्निंग ओपनिंग 750 थी, और कितने कमाए? 430। कितना हो गया? 750 430 1180। ये हमारी रिटेन अर्निंग हो गई, कोई मसला? अच्छा अब जरा प्लीज कैलकुलेटर उठाएं अपने पास। 2.5 मिलियन का ओपनिंग कैश था, 2.5 मिलियन का ओपनिंग कैश था। इस 2.5 मिलियन के ओपनिंग कैश के अंदर आप जरा ये ऐड करें, 3 लाख रुपए ऑपरेशन से आए थे, ये 3 लाख रुपए ऐड करें। क्या सिर्फ ऑपरेशन से पैसे आए या शेयर भी इशू किए थे? अच्छा तो उसके पैसे 2 लाख आए, 3 लाख आए या 5 लाख? वो भी ऐड करें। 3.1 मिलियन, 3.3 मिलियन है। क्या ये अकाउंटिंग आपको हुई भी मिलेगी? यस, ये आपको अकाउंटिंग हुई भी मिलेगी, पर मैंने आपको पहले पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि चल कैसे रही होंगी चीजें। अकाउंटिंग क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा जी, यानी अब आखिरी बात बताओ, जो मैंने नाम के पैसे लिए वो कहाँ गए? शेयर प्रीमियम में। तो क्या वो कमाए हुए पैसे हैं, वो भी लगाए हुए? वो भी लगाए हुए। अच्छा तो बात समझें, मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें बात समझ भी आएगी, मुझे ये लगता है कि मेरा शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो लोगों से मैंने पैसे लिए होते हैं जो कि मेरे प्रॉफिट में, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? ऐड। पर आज के बाद अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं प्रीमियम को इंक्रीज होता हुआ देखूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस साल लोगों से जो पैसे लिए हैं वो प्रीमियम के साथ लिए हैं, वो भी कंपनी में लगाए गए पैसे हैं, वो भी मेरे प्रॉफिट में शामिल। तो क्या मैं आज के बाद जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स लिखता था, तो क्या वो सिर्फ कैपिटल की लिखूंगा या कैपिटल प्लस प्रीमियम? क्योंकि देखो कोई बंदा बेवकूफी करे ना, 1.75 को 195 से कंपेयर करे, तो ये तो सिर्फ कितना आएगा? 2 लाख रुपए। तो अगर आपने बेवकूफी करनी है तो आप लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स 2 लाख, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स इज बेसिकली 5 लाख। दैट इज द सम ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। तो मैं दोनों को मिला के देखूंगा या अलग अलग?
मिला के, यानी सर अब लॉजिकल बात समझ आ रही है। कैपिटल इंक्रीज हो गया मतलब पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, क्या इशू करके, तो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मतलब है, वो जो शेयर इशू किए वो किस पे किए हैं, प्रीमियम के। तो अगर आप पूरे पैसे देखना चाहते हो कि पूरे पैसे कितने आए, तो सिर्फ कैपिटल के इंक्रीज को देखोगे या प्रीमियम को भी, दोनों को मिलाओगे, तब तुम्हें मिल जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। पहले तो बात क्लियर है, ये मैंने यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के साथ समझा दिया, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसका कैश फ्लो बना लेते हैं। मैंने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, कोई भी नहीं है जी, क्या नहीं, अभी बताता हूँ ना कैसे, एक मिनट, अभी क्लियर होगा ना एग्जाम में कैसे करना है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी, क्या भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मुझे एक बात बताएं, क्या आपका इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है, कितने से, 80 या 50, माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि ये पैसे रिसीव नहीं हुए। अच्छा भाई, मैंने कहा सर इंक्रीज इन, इसको क्या करें, लेस, क्यों, क्योंकि खरीदी ज्यादा है ऊपर यूज, तो फिर हम एक काम करेंगे ना कि पूरे जितने पैसे गए वो पूरे दिखाओ, जो माइनस नहीं हुआ वो भी माइनस करो यहां से। तो हमने ये कहा कि भाई 80,000, सर इनको नेट करूं तो कितना, ये क्या था, कैश फ्रॉम, क्या ये बात तय है कि हमने भी यही देखा था ऊपर, ऑपरेशन से ही एडजस्टमेंट्स के बाद यहां पहुंच गए। अच्छा भाई, इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बहुत ही फोकस होकर देखना है इधर। अब एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, पहले लिखना बंद करें और आप प्लीज यहाँ पे फोकस होकर देखें। मैंने ये कहा कि मैं जब एग्जाम में जाऊंगा ना आज के बाद, तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा। ये पहले समझना है, 3 चीजें बताऊंगा इसी चीज के अंदर, फिर इसकी समरी। आप सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे किसका, शेयर कैपिटल का। ओपनिंग कितना था, 1750, क्लोजिंग कितना था, तो कैश कितना आया, इसको हमने कहा था सर ये है प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, पर ये उसके सिर्फ कैपिटल का हिस्सा है, उसके सिर्फ कैपिटल का हिस्सा है। मुझे कैसे पता लगा सिर्फ कैपिटल का हिस्सा है, क्योंकि एक और अकाउंट है शेयर प्रीमियम का, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कह रहा है कि भाई हमने लोगों से कितने पैसे लिए हैं, 3 लाख रुपए, तो ये कैश आ गया मेरे पास 3 लाख रुपए, इन दोनों को अगर सम करूं 5 लाख रुपए। यानी अब ऐसे पता लगेगा एग्जाम में आपको कि आप लोगों ने लोगों से शेयर्स के नाम पे कितने पैसे लिए, तो आप बोलेंगे कैपिटल भी लिया और उस कैपिटल पे प्रीमियम भी लिया, तो दोनों को मिला के लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो सर अब हमने यहां पे लिख दिया प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, कितना है जी। अच्छा भाई, अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं और ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई, 2.5 मिलियन, तो ये आ गया क्लोजिंग हमारे पास 3.3 मिलियन। भाई बात क्लियर है, यानी दिस वाज ऑल अबाउट शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आता है। अच्छा, कोई आज के बाद तुमसे पूछे कि अब जब तुम डिविडेंड दोगे, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मुझे बताओ डिविडेंड किस अमाउंट पे दोगे, प्रॉफिट पे नहीं दोगे, प्रॉफिट पे क्यों नहीं दोगे, वो कमाया हुआ पैसा, आप बोलेंगे सर कमाई पे डिविडेंड नहीं देते, कमाई से डिविडेंड देते हैं, सही है, कमाई को देख कर डिविडेंड देते हैं, और किस अमाउंट पे देते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट पे, जो कि होती है शेयर कैपिटल। और आखिरी बात, मुझे खाली समझने के लिए कि क्लैरिटी है या नहीं है, शेयर प्रीमियम पे क्यों नहीं दे रहे, सर वो कंपनी के नाम के पैसे हैं, कंपनी में हिस्सेदारी 10 के हिसाब से है, मेरी हिस्सेदारी भी 10 के हिसाब से, जो नया आएगा उसकी भी
10 के हिसाब से, तो आपने देखा ना हमने सबको इक्वेलिटी पे रखा हुआ है। पर हाँ, जब पैसे कोई नया ओनर आएगा, चलते हुए बिजनेस में आएगा, तो हम उससे पैसे लेंगे ज्यादा, तो वो भी लगाए हुए पैसे में आ जाएगा, कोई मसला, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, तो फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूं जल्दी से। ओके जी, गुड। अच्छा भाई, ये यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा, और लाजमी अच्छे से कॉपी कीजिएगा इसको जी। नेक्स्ट ईयर आया और हमने मतलब 30 के हिसाब से तो 10 का उसमें आ जाएगा कैपिटल और 20 प्रीमियम में, मतलब वो पर शेयर में हम नहीं देते। हाँ, आपने 10 के हिसाब से बस कैपिटल में डालना है, बाकी उसके ऊपर जो भी है वो प्रीमियम। आगे 50 के शेयर क्यों ना हो जाए, तो 40 कहाँ जाएगा प्रीमियम में? क्योंकि खुद देखो या तुम सब देखो इधर, अगर मैं 40 के हिसाब से कैपिटल में डाल दूं ना, तो ये शेयर होल्डर ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा। नहीं, यही बात समझ। देखो ये शेयर होल्डर, अगर मैं कैपिटल पूरा 50 का डाल दूं ना, तो मसला क्या होगा, जब मैं डिविडेंड बांटूंगा ना, तो इस जो नया चुरंगी आई है इसको डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा, जबकि डिविडेंड मिलना चाहिए हर किसी को अपनी ओनरशिप के हिसाब से। तो ओनरशिप पिछले को कितने हिसाब से मिली है? 10 के हिसाब से। इसको भी किस हिसाब से दूं? तब जाके इक्वालिटी आएगी, और फिर परसेंटेजेस में बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है ना कि आपकी वर्थ कितनी चल रही है। सही है। अभी तक आगे और आएंगी। नहीं, वो तो अभी हौले हौले ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हाँ, लेजर अकाउंट बनाना जरूरी है। हाँ, नहीं, वो यही पूछ रहा था, इसके बगैर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आगे इसमें 3 चीजें और आ रही हैं। सही है, तो बिल्कुल ग्रेजुअली स्क्रॉल डाउन करो, उसको करें, कॉपी करें। तुम लोगों से क्विज के आंसर मैच हो जाते हैं? चलो गुड है। अब तक कितने हो चुके हैं? 7 या 8? 8 हो चुके हैं। आज 9 हो जाएगा, खत्म होते होते इंशाल्लाह 20-25 होंगे। 10 के हिसाब से मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकल सी बात है ना कि एक चलते हुए बिजनेस में कोई कूदेगा तो उससे हम पैसे ज्यादा लेंगे, और उसको हिस्सा कितने में देंगे? 10 के हिसाब से, क्योंकि देखो ओनरशिप इक्वली परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है ना, तो वो तो 10 के हिसाब से मिली हुई है। पार वैल्यू बढ़ा सकती है, तो फिर सबके शेयर्स पे अकॉर्डिंगली उस पार के हिसाब से हो जाएंगे। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर उसके हिसाब से फिर वो चेंज होगा। पर खैर हम इस डिटेल में क्यों जाए, अभी तो हमने कहा है कि भाई पार वैल्यू 10 है तो मतलब 10 है, पार वैल्यू 50 होगी तो मतलब 50 है, सबके लिए 50 होगी। नहीं, 10 और 100 दोनों है, 50 भी देखी है मैंने। सही है, तो वो पहले डिसाइड होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के अगर कोई गरीब बंदा कंपनी खोल रहा है, वो एससीसीपी को कह रहा है मैं 50 रुपए पार वैल्यू रखना चाहता हूँ, बोलेगा निकल यहाँ से। हालत देख अपनी, तू शुरू कर रहा है कंपनी, उस पर 50 रुपए बेसिक वैल्यू रखेगा, कौन देगा तुझे पैसे? तो इसलिए फिर इंसान बन के किस पे आ जाते हैं? 10 पे। अब कोई स्माइल इंडस्ट्रीज है, कैंडी लैंड जैसी कंपनी है, वो बोलती है मैं 150 रखना चाहती हूँ, तो वेल एंड गुड, रख सकती है वो भाई, क्योंकि उसके इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। डिपेंड करता है। अभी ये देखो ना, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसके अंदर वही 20,000 शेयर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो उसका हिस्सा भी 10 के हिसाब से है, तो डिस्पैरिटी नहीं होगी कोई। डन हो गया। तभी हमने कहा ना कि वो कमाए हुए पैसे नहीं है। हाँ भाई, हो गया कॉपी।
चलिए सर, अब इसके बाद इसी फाइनेंसिंग में आप हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। एक मिनट। हो गया अभी। अच्छा भाई, पहली चीज तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड में ये लिखें कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विल बी अप्लाइड ऑन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। पहले तो हमने ये अभी डिस्कस भी किया था, यहाँ पे वापस से लिख दिया था कि याद रहे। और अब दूसरी चीज इसमें जो आती है कभी एग्जाम में, नहीं अभी देखते हैं ना, अभी बताता हूँ, पहले इसका मतलब समझाता हूँ। अच्छा भाई प्लीज इसको कॉपी करें अच्छे से कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विल बी अप्लाइड ऑन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब भी किसी को रिटर्न देते हो तो उसके लगाए गए पैसे पे देते हो, तो वो लगाए गए पैसे क्या होते हैं? शेयर कैपिटल। और फिर वाइस वर्सा, बास औकात वो बोलता है कि इस कंपनी ने 10% का डिविडेंड नहीं दिया, वो कहता ये है कि इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर। तो मैं कह रहा हूं कि उसने परसेंटेज बताई या आपको डिविडेंड की अमाउंट बता दी एक शेयर की, तो फिर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा। इसको समझ लेते हैं अमाउंट वाइज ताकि और क्लैरिटी आ जाए। भाई मैंने कहा ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर मेरे पास शेयर कैपिटल कितना था? 1.95। इसका 10% कितना आ गया? 195,000। ये हो गई मेरी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ऐसा ही है। ये कब होगा? जब वो आपको लिख के दे कि कंपनी अनाउंस 10% डिविडेंड, तो परसेंटेज जब उसने बताई है तो आप लगाओगे अमाउंट के ऊपर। जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज लगती है, वैसे शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड की परसेंटेज लगेगी, पर अमाउंट के ऊपर, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा वो यूं भी कर सकता है, प्लीज सुनिएगा, वो ये भी कर सकता है कि भाई आपको वो ये बोल दे कि कंपनी ने, अच्छा अगर मैं इसको 195,000 है ना ये 10%, इसको हम जरा यूं करते हैं, इसको आप करें 20% का डिविडेंड, कितना आ गया? 390। ओके, प्लीज इस 390 को 195 से डिवाइड करें जल्दी से। नहीं 390,000 को 195,000 से डिवाइड करें, 2। अच्छा वो ये भी लिख के दे सकता है एग्जाम में आपको कि ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तो अगर ऐसे लिख के देना कि 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो आप सिंपल देखें इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कितने हैं? 195,000 शेयर होल्डर्स हैं। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं 195,000 शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, तो भी कितना आ जाएगा? बिल्कुल दी हुई होगी, बिल्कुल दी हुई होगी इधर। अच्छा वापस से पहली चीज, वो आपको कहे एग्जाम के अंदर कि कंपनी अनाउंस 10% डिविडेंड, तो
तो आप बोलोगे परसेंटेज है तो इन्वेस्टेड अमाउंट पे लगा दो कि जितने पैसे लगाए हुए थे लोगों ने उस पर रिटर्न दे दो, या तो वो ये लिख के दे कि कंपनी अनाउंस डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। इसका क्या मतलब है ₹2 पर शेयर? हर शेयर पे कितने मिलेंगे लोगों को? 2 रुपए। एक बंदे के 1 लाख शेयर थे तो उसको कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए। यानी सर 390 में से 2 लाख रुपए वो ले जाएगा जिसके शेयर्स कितने थे? 1 लाख। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको या तो वो परसेंटेज में रिटर्न बताएगा या पर शेयर बताएगा। दोनों चीजें क्लियर है? पक्की बात है? ये टोटल डिविडेंड की अमाउंट निकालने के लिए तरीका है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ कोई मसला है यहाँ तक? हमने पहले बेसिक रखी है इसकी कि कैसे निकलना है डिविडेंड। सैटरडे जी अभी इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर इसको कैश फ्लो से कनेक्ट करते हैं। ओके जी आगे। अब पहले तुमसे रजामंदी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अब ऑनवर्ड्स क्या मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करूं? क्योंकि मैं पूरा कॉपी करूंगा तो इट विल टेक टाइम। आप समझ आ गई ये बात? सिर्फ कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग करें रेदर देन कि मैं पूरा कैश बनाऊं फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालूं, उसमें लंबी होती है। हम सिर्फ बाकी चीजों को कॉन्स्टेंट रख के एक चीज समझ लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि वापस से वही रिपीट ही हो रहा है ना, और क्विज भी वैसे ही करते हैं, तो हम सिर्फ टारगेटेडली उसको समझ लेते हैं। क्लियर? आगे देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले सवाल में जो हमने कॉपी किया उसके अंदर आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी थी? ओपनिंग रिटेन अर्निंग 750 थी ओपनिंग। अच्छा अब आज के बाद हम एक चीज सीखते हैं। 750 थी ओपनिंग रिटेन अर्निंग। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 430। बहुत ही फोकस होकर एक बात देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी कमाई होती है यहां अक्यूमुलेट, भाई जो भी कमाई होती है यहाँ पे अक्यूमुलेट होती है। जो कमाओ यहाँ पे फेंकते रहो, वो जमा होते रहेंगे पैसे। अब आज के बाद तुमसे कोई पूछे, ये बहुत ही मतलब ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो फोकस होकर देखना। आज के बाद तुमसे कोई पूछे तुमने कमाए गए पैसे कहाँ रखे थे, तो अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें पैसे घर लेके जाने, तो कहां से लेके जाओगे? रिटेन अर्निंग से। वापस से रिपीट करता हूं भाई, अगर मैंने पूरे दिन में कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस के पैसे को एक जगह पे लाके डंप किया, तो अब मुझे पैसे निकालने होंगे तो वहीं से निकालूंगा ना जहां पे पैसे रखे हुए हैं। तो पैसे रखे हुए कहां पर हैं? रिटेन अर्निंग में। निकालूंगा भी कहां से? तो अब समझने की बात यह है कि आपको आईएफआरएस ये कहता है कि आपके प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेंस, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट पीएनएल से नहीं होगा, रिटेन अर्निंग से होगा। पहले कुछ कमाते हो, उसको गुल्लक में जमा करते हो और गुल्लक से पैसे निकालते हो। तो एक चीज आपने लिखनी है अभी, डिविडेंड देना इज नॉट अ एक्सपेंस। लिखो अपने पास, डिविडेंड देना इज नॉट अ एक्सपेंस। डिविडेंड देना इज नॉट अ एक्सपेंस। इज नॉट अ एक्सपेंस। और आगे लिखे आप रेदर इट इज appropriation of profit from retained earning। अच्छा भाई, हमने सिंपल एक चीज लिखी कि सर डिविडेंड देना इज नॉट अ एक्सपेंस, रेदर इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रिटेन अर्निंग। अब समझ आएगी ये बात? अच्छा अब मैं आ गया यहाँ पे क्लोजिंग पे। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ऊपर आपने कॉपी की थी ना, सवाल में कितनी आ रही थी? 1180। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि 1180 में से आप 390 माइनस करें। 790 आ गया। अगर इस सवाल में जो ऊपर मैंने इलस्ट्रेशन करवाई, इस सवाल के अंदर जो ऊपर मैंने इलस्ट्रेशन
करवाई, उसके अंदर अगर मैं डिविडेंड पार्क कर लेता तो मेरी रिटेन अर्निंग जो क्लोजिंग है, पहले वो लिखते हैं जो आपने लिखी थी, एक्चुअल एज पर क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन 1180 रखी थी हमने, पर ये 1180 बिफोर डिविडेंड थी। 1180 क्या थी बच्चों? बिफोर। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो ये बनता है 11। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं जो भी कमाता जा रहा हूं मैं खाली इसमें अक्यूमुलेट करता जाऊं तो मेरा क्लोजिंग बनता जाएगा। पर अगर आज के बाद मैं तुमसे ये कहूं कि मैं जो भी कमाता जा रहा हूं उसको अक्यूमुलेट करूं और उसमें से पैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या वो कम होता रहेगा? पक्की बात है। तो वन वे जो तुमने सीखा है कि ये रिटेन अर्निंग कम भी हो सकता है। किस वजह से? डिविडेंड की वजह से। अब डिविडेंड की एंट्री देख लेते हैं। इधर मैंने कहा डिविडेंड की एंट्री ये बनती है कि कैश कंपनी के पास से गया 390, वो हो गया क्रेडिट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मैं डेबिट एक्सपेंस नहीं करूंगा, ये बेवकूफी नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो वो पैसा है जो सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर करा के बच गया है। तो जब पैसा रिटेन अर्निंग में जमा हुआ था और रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल रहा, मतलब इक्विटी हो रही है कम, इक्विटी का कम होना होता है डेबिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दूंगा, कितने से? 390 से। तो सर मुझे एग्जाम के अंदर कैसे पता लगेगा कितना डिविडेंड? या तो एग्जामिनर आपको डिविडेंड की परसेंटेज बता देगा या पर शेयर का डिविडेंड बता देगा, या तो कुछ भी नहीं बताएगा, आपको इस अकाउंट से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इस अकाउंट से? ओपनिंग कहां गिवन होगा? बैलेंस शीट में। प्रॉफिट कहां गिवन होगा? पीएनएल में। अच्छा, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट ऐड कर रहे होंगे तो क्लोजिंग फिर भी कम हो रहा होगा, क्यों? वेरी गुड। तो दैट इज द पॉइंट, जब आपको पता लगेगा कि आपने क्या इशू किया है, डिविडेंड। तो इस केस के अंदर बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 390 की। पहले बताओ ये बात क्लियर है? 390 की आपकी यहाँ पे डिविडेंड की एप्रोप्रिएशन है। अब बात समझ लेते हैं कि इसकी कैश फ्लो पे क्या रेलेवेंस है। इसकी कैश फ्लो पे क्या रेलेवेंस है? मुझे एक बात बताओ, आपके सामने क्या ये कोई एक्सपेंस है? तो आप ये बखूबी जानते हैं कि ये मेरे प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ और मेरे कैश में से हो चुका है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड की एप्रोप्रिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस? हमने ऊपर लिखा भी है कि डिविडेंड की एप्रोप्रिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस, रेदर इट इज अ एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। यानी एक ऐसा खर्चा है जो कि मेरे प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ हुआ जबकि कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो आप अपने शेयर होल्डर को एक एक्टिविटी खोल के बताएंगे जिसका नाम क्या था? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएंगे, जब आप लोगों से पैसा ऑब्टेन करते हैं तो वो यहां दिखाते हैं कौन सी एक्टिविटी में? मुझे आप खुद बात बताएं ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब शेयर्स के नाम पे पैसे लेके आ रहे थे तो क्या वो इनकम थी या लगाए हुए पैसे थे? तो आप कह रहे थे कि वो मेरी कमाई नहीं थी, लगाए हुए पैसे तो मैंने अलग से ऐड किए थे। अब आप उन्हीं शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने जिनसे फाइनेंस ऑब्टेन किया था मैं उन्हीं को क्या दे रहा हूं? रिटर्न। तो उसका रिटर्न भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो क्या यहाँ पे डिविडेंड देना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? क्योंकि ये मेरा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? वेरी गुड। तो सर आप यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पेड, कितना जी? 390। और सिंपल इसकी लॉजिक थी कि डिविडेंड देना कोई एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से हुआ हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। यानी आप मन तक समझो, आप अपने शेयर होल्डर को कितनी क्लैरिटी से बताते हो कि ऑपरेशन से कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट्स पे कितना लगाया, फाइनेंसिंग से पैसा आया कितना, उन लोगों को पैसा दिया कितना, किस नाम पे? डिविडेंड के नाम पे। भाई बात क्लियर है? पक्का? यानी सर 390 या डिविडेंड माइनस करने की एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या कहलाती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ, क्योंकि ये कमाए गए पैसे में से डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है भाई? प्लीज को कॉपी कर लें जी। भाई सवाल सुन लो जानी, भाजी सवाल सुन लो 1 मिनट। हाँ जी, रिटेन अर्निंग का सवाल जब तुमने देखा था ऊपर तो उसमें ओपनिंग था 750, क्लोजिंग था 1180 जी।
बेटा मिसिंग फिगर एक होगी ना, दो नहीं होती ना। सवाल के अंदर आपको ओपनिंग गिवन होगा 750, क्लोजिंग गिवन होगा 790। मैंने, आप जैसा कोई बच्चा सवाल ना करे इसलिए मैंने लिखा था एक्चुअल क्वेश्चन कितना है 1180। 1180 कैसे बना था? जब 750 ओपनिंग था, प्रॉफिट मैंने इसके अंदर ऐड किया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये क्लोजिंग था। पर अब मैंने कहा वैसा नहीं होगा ऑनवर्ड्स। अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाएंगे, प्रॉफिट कहां से उठाएंगे? पीएनएल से। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट 1180 बन रहा था। क्लोजिंग मैंने देखा ये कहां से मिलेगा मुझे? बैलेंस शीट से मिलेगा। ये बैलेंस शीट में अमाउंट अगर इस दोनों के सम के इक्वल है, मतलब कोई डिविडेंड नहीं दिया। अगर इन दोनों के अलावा प्लस करने के बाद भी क्लोजिंग कम है, तो मतलब क्या दिया हमने? डिविडेंड। तो यही मैंने बात समझाई थी। सही है चंद्र, क्लियर है? अभी मैंने रिपीट कर दिया कि ये ऐसे। अच्छा, क्या 790 तुम निकालोगे एग्जाम में या तुम्हें गिवन होगा? क्लोजिंग गिवन होगा भाई। पर इसमें एक चीज याद रखना है, क्लोजिंग के अंदर इंपैक्ट किस किस चीज का होगा? ओपनिंग, प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। तो ये सब कर करा के तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर दो नहीं हो सकती किसी सवाल में, एक ही होगी। क्लियर है? स्क्रॉल डाउन कर दूं ये? जी एक्चुअल अभी अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। एक्चुअल इन क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक्चुअल इन क्वेश्चन कितना था? 1180 था। देखो वहां पे प्लस होके भी दिखाया मैंने कैसे बना था। अच्छा वैसे एक बात बताओ सारे बच्चों जल्दी से, इधर सब इधर पहले फोकस। मुझे एक बात बताओ, अब तक तुमने रिटेन अर्निंग के सवाल में, जब भी हमने सवाल किया था एक ही किया होगा तुमने लास्ट क्विज के अंदर, रिटेन अर्निंग के अकाउंट को कोई भी काम नहीं था आज से पहले, पर अब होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड। यानी अब आपने रिटेन अर्निंग के अकाउंट को सिर्फ इसलिए यूज करना है टू आइडेंटिफाई डिविडेंड। अच्छा, अगर ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग हो जाए तो क्या मसले वाली बात है? क्यों? क्योंकि कोई डिविडेंड और लाजमी भी नहीं है कि हम कोई डिविडेंड दें, पर हाँ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया। अगर दिया होगा तो आप इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कोई एक्सपेंस नहीं है। एक्चुअल इन क्वेश्चन ये था 1180। डिविडेंड हाँ अलग अलग बात है, वो फिर डिविडेंड पेएबल आएगा। इसमें हमने कहा कि डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो पे भी कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, करेंगे आगे उसको। हाँ डिविडेंड लेस करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है बट पैसे जा चुके हैं। सही है। ट्वेंटी परसेंट डिविडेंड का परसेंटेज है ना, 20% कैपिटल लगाया ना चंद्र हमने। हाँ भाई हो गया यहाँ तक कॉपी? पक्की बात है। अच्छा जी, यानी सर जल्दी से अब लेट्स हैव अ रिकैप, क्योंकि अभी सवाल का टाइम नहीं है, बट ये है कि हम उसको क्विज में टेस्ट कर लेंगे जिसके अंदर डिविडेंड और प्रीमियम सब होगा। फोकस हो गया था। देखो सबसे पहली चीज हमने शुरुआत करनी होती है कहां से? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऐड बाय क्यों होगा? अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल इम्पैक्ट जीरो करने के लिए और डज नॉट पर्टेन टू ऑपरेशन, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं वहां से। लॉस ऑन डिस्पोजल इम्पैक्ट जीरो एंड डज नॉट पर्टेन टू। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इसलिए लेस करता हूं, इंटरेस्ट इनकम भी इसलिए एडजस्टमेंट होती है, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो एड बैक हो जाता है, इंटरेस्ट इनकम होती है तो लेस हो जाती है। अच्छा, जब ये सारी चीजें कह करा के मैं पहुंच जाता हूं
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जो भी चीजें होती हैं एड लेस वीवी, उसको मैं एडजस्ट करके वापस ऊपर पहुंच जाता हूँ। आ गया मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, अभी ये बहुत क्लैरिटी वाली बात कहूंगा ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। जब मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया तो अब मैं वो वाले रिसीवेबल पेबल यूज करूंगा जो सिर्फ ऑपरेशन से पर्टेन करते हैं। याद करो, मैंने इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट रिसीवेबल यूज नहीं किया था, ना डिविडेंड रिसीवेबल। बात समझ आ रही है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के रिसीवेबल पेबल यूज किए थे ताकि उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिसीवेबल पेबल है उसको यूज करके मैं उस प्रॉफिट को कन्वर्ट करूं किसमें? कैश में। तो अगर इंक्रीज इन रिसीवेबल हुआ था मतलब पैसा नहीं आया, मैंने हटा दिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ था, लेस ज्यादा खरीदी है, यूज कम किए। अच्छा, इंक्रीज इन पेबल एड बैक करेंगे कि माल खरीद लिया, यूज कर लिया, जिसकी पेमेंट तो हम एड बैक कर देंगे क्योंकि हमारी जेब से पैसे नहीं गए, जबकि ऊपर माइनस हुए हुए दिख रहे हैं। चलो जी, हमने जब सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, वी हैव अराइव्ड एट कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद बच्चों आपने देना था इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट दिखा दी, मेरे पास मिल गया नेट कैश फ्रॉम। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई पीपी परचेज करें? यस, तो आप उसको माइनस कीजिएगा। अच्छा, माइनस क्यों नहीं हुआ था ऊपर से? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैं अगेन एंड अगेन इसलिए ताकि लॉजिक्स रिवाइव करें, और वो अगर लॉजिक्स पूछे तो आप सिंपल बता दें कि इसलिए माइनस हो रहा है। अच्छा भाई, दूसरी चीज, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी एड बैक, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है और इसकी जो इनकम थी मैं वैसे ही क्या कर चुका हूँ, जीरो। वेरी गुड। मैंने कहा डिविडेंड रिसीव्ड ऐड करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, मुझे पैसे मिले हैं। याद करो, ओपनिंग जितनी भी इनकम थी उसने रिसीवेबल को क्या किया, इंक्रीज किया, क्लोजिंग कम था तो बाकी पैसे मुझे मिल गए। तो डिविडेंड रिसीव मैंने अलग से ऐड करके ये देख लेना एक बार। तो जैसे तुम किसी कंपनी के लोगों को शेयर दे रहे हो वैसे तुम्हें भी तो मिलेगा अगर तुम किसी कंपनी के इन्वेस्टर हो। ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट तो मैंने जानी 2 क्लासों पहले करवाया था। आप दो चीजों को मिक्स नहीं करें। तो सुनो, इस अभी वाले केस में मैंने डिविडेंड रिसीव किया था, डिविडेंड दिया था। डिविडेंड देना, जब आप बीइंग कंपनी किसी को डिविडेंड दे रहे हो, मैं एक कंपनी होकर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकता हूं, तो फिर उस कंपनी से जो डिविडेंड आएगा वो मेरी रिसीट है, और जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को दूंगा वो डिविडेंड पेड है। क्लियर है? अच्छा भाई, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को खत्म किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को खत्म करने के बाद हमने शुरू की थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने कहा था कि भाई प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स क्या होता है, एड बैक होता है। अच्छा, एड बैक इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे पैसे हैं जो मेरे कमाई नहीं है, लगाए हुए पैसे हैं। तो अब उसके अंदर हमने एक और चीज ऐड कर दी थी, कैपिटल प्लस प्रीमियम। तो आपको अगर पैसे देखने के कितने आए तो आपने ये देखना होगा कि आपको कैपिटल के नाम पे कितने मिले और प्रीमियम के नाम पे, दोनों को मिला के आप देखेंगे कितने पैसे आए, क्योंकि आपने इशुएंस लाजमी नहीं है सिर्फ पार पे की हो, आपने प्रीमियम पे भी की हो सकती है। अगर मैंने डिविडेंड दिया तो वो कौन से अकाउंट से पता लगेगा, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। अच्छा, रिटेन अर्निंग के तू चलो सिला के पिया था सुबह, इधर रिटेन अर्निंग के अकाउंट से मिलेगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से ओपनिंग रिटेन अर्निंग में मैं ऐड करूंगा क्या, प्रॉफिट। अगर ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू माय क्लोजिंग, दैट व्हाट डज इट इंडिकेट, डिविडेंड दिया है। और जब डिविडेंड दिया है तो मैं कहूंगा कि भाई ये कोई मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। भाई यहां तक रिवाइज हो गया। आपको हर टॉपिक ऐसे ही दिमाग में फिक्स होना चाहिए ताकि आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये जी मिलता है अगली क्लास में जी। फाइनेंसिंग में बहन ये लिखा हुआ फाइनेंसिंग, हाँ वो इन्वेस्टिंग में इसलिए बोला क्योंकि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। हाँ तो वो तो मैंने 2 क्लासों पहले करवाया था ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल के साथ, वो देखना जाके। सही है।